जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीआईएसएफ फैक्ट एंड रूल्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बता दूं, ये सारे सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं और आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि अगर वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मदद मिल सके। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, सीआईएसएफ अधिनियम के अनुसार बल में नामांकित सदस्य यानी कि इनरोल्ड मेंबर का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर या बल का कोई दूसरा सदस्य जो अंडर ऑफिसर के नीचे का रैंक का हो। कहने का अर्थ हो गया, एक होता है EMOF, इसका फुल फॉर्म भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। तो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में कांस्टेबल, फॉलोअर से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक आते हैं। एक होता है EMOF यानी कि मेंबर ऑफ द फोर्स। तो मेंबर ऑफ द फोर्स में कांस्टेबल, फॉलोअर से लेके DG रैंक तक आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन EMOF में नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल, फॉलोअर ये सारे आते हैं EMOF में। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ नियम 2001 के अंतर्गत बल में निम्नलिखित 3 शाखाएं सम्मिलित है सिवाय नीचे दिए गए एक शाखा के। यानी कि सीआईएसएफ में 3 शाखा है, चौथी शाखा कौन सी नहीं है? यानी कि पहला एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये सीआईएसएफ की है, मिनिस्ट्रियल ब्रांच ये भी सीआईएसएफ की है, फायर विंग ये भी सीआईएसएफ की है, लेकिन रिसर्च विंग ये सीआईएसएफ की नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल का एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्र सरकार द्वारा कितने दिनों के अंदर रैंक की स्तुति नहीं की जाती? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 दिनों के अंदर अगर स्तुति नहीं की जाती तो वो उस रैंक से क्या हो जाएगा? विमुक्त हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1964 में हुए भारतीय इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में दंगों की जांच आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस B मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बल के किसी नामांकित सदस्य पर लगाया गया कौन सा दंड मेजर पनिशमेंट में आता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिवार्यता सेवा मुक्ति। यानी कि जो कंपलसरी रिटायरमेंट है ये क्या आता है? मेजर पनिशमेंट में आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का कौन सा अध्याय सीधी भर्ती से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्याय 5। अगला प्रश्न है, बल का किसी नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी, पोस्ट, क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग अथवा टेंट जिसे गार्ड की निगरानी में रखा जाए उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे क्लोज अरेस्ट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कितने अध्याय है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 14 अध्याय है। अगला प्रश्न है, बल सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस एक्ट 1922 बल सदस्यों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ को केंद्र के किस अधिनियम द्वारा सशस्त्र बल घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्ट 14 के द्वारा इसे क्या किया गया? आर्म्ड फोर्स घोषित किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी तक आप मेरे एक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से आप वीडियो को देख के और सीआईएसएफ की जितनी भी धाराएं हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सारी धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम धारा 12 एवं उपधारा 1 के लिए निर्धारित रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड कांस्टेबल।
यानी आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 12 में क्या है। तो धारा 12 में है कि बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति। तो बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? हेड कांस्टेबल के पास है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए फॉलोअर्स की आयु सीमा में छूट देने की शक्तियां किसको प्रदान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत बल के एक नामांकित सदस्य द्वारा किए गए जुर्म की जांच परख करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए किसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक या उसके समकक्ष हो, उसे ये शक्तियां दी गई है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक अधिकारी में सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? यानी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं उसमें सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो डीजी रैंक है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक है। मैं आपको बता दूं सुपरवाइजरी ऑफिसर में असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डीजी रैंक तक आते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्न में से सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम के अनुसार अंडर ऑफिसर का तात्पर्य क्या है? यानी अंडर ऑफिसर कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक हेड कांस्टेबल, नायक और लेस नायक, इनको हम अंडर ऑफिसर कहते हैं। फ्रेंड्स ये प्रश्न पिछले साल आया हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा CISF को भारतीय संघ का हथियार बंद दल बनाया गया? यानी कि इसे आर्म्ड फोर्स कब बनाया गया? यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 के संशोधन के द्वारा इसे क्या बनाया गया? आर्म्ड फोर्स बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम की परिभाषा के अनुसार फोर्स कस्टडी का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिनियम के नियमों के अनुसार बल के एक सदस्य की गिरफ्तारी या कारावास। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर 1968 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम के अनुसार किसे एक सबऑर्डिनेट अधिकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि सबऑर्डिनेट अधिकारी कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इंस्पेक्टर ये होते हैं सबऑर्डिनेट अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर ये भी होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धारा 8 के अंतर्गत दिए गए एक आदेश से पीड़ित बल के किसी नामांकित सदस्य को आदेश के खिलाफ अपील आदेश की तिथि से जिस दिन उसे संवहित की गई है उससे कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 दिन के अंदर वो अपील को प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है, CISF अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा CISF को एक अधिदेश प्रदान किया गया कि वो निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके प्रार्थना पर फीस वसूल करते हुए सुरक्षा परामर्श प्रदान करे? तो ये कौन सा संशोधन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में ये संशोधन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उप निरीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसे है? यानी एक सब इंस्पेक्टर को कौन नियुक्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को ये अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसी बल सदस्य को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस नियम के तहत रिवॉर्ड दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
रूल 67 ऑफ 2001 इसके अनुसार उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बल सदस्य को कब निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार किया गया हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर उसे 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है गिरफ्तार किए हुए तो उसे निलंबित समझा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ की तैनाती किस धारा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे एक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आप जितने भी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षा सलाह देने का अधिकार सीआईएसएफ को कौन सी धारा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 14A ये अधिकार देता है उसको सुरक्षा सलाह देने का। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ नियम के अधीन किसको छोटा मोटा दंड दिया जाता है, यानी कि जो पेटी पनिशमेंट है किसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हेड कांस्टेबल को दिया जा सकता है, फॉलोअर्स को भी दिया जा सकता है, कांस्टेबल को भी दिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी को दिया जा सकता है, यानी डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बल की अधीक्षण और प्रशासन किसके अधीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्शन ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बल के किसी सदस्य को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किए गए मुकदमों के बिना अधिकतम कितने दिनों तक में रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिन। मैक्सिमम कितना है, 7 दिन तक रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ को कब अर्धसैनिक बल घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जून 1983 को सीआईएसएफ को पैरामिलिट्री फोर्स घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ हवाई अड्डे पर कब तैनात हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 2002 को। सबसे पहले कहाँ तैनात हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर एयरपोर्ट पे। जयपुर एयरपोर्ट पे सबसे पहले सीआईएसएफ तैनात हुआ था। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ ने सर्वप्रथम किस हवाई अड्डे पर सेवा प्रदान प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, मैंने अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ एक्ट प्रभाव में कब आया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2 दिसंबर 1968 को। अगला प्रश्न है, महानिदेशक को किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बल का नामांकित सदस्य नहीं है, यानी कि इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, सब इंस्पेक्टर भी आते हैं, इंस्पेक्टर भी आते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट है इसमें नहीं आते, क्योंकि ये आते हैं एमओएफ, मेंबर ऑफ द फोर्स में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन बल के नामांकित सदस्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ईएमओएफ में नहीं आता। सबऑर्डिनेट ऑफिसर ये आते हैं, अंडर ऑफिसर ये भी आते हैं, फॉलोअर्स ये भी आते हैं, लेकिन सुपरवाइजरी ऑफिसर मैंने आपको बताया है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर में असिस्टेंट कमांडेंट टू डीजी रैंक तक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फोर्स कस्टडी का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेस्ट ऑफ एमओएफ एज पर प्रोविजन ऑफ सीआईएसएफ रूल, यानी कि
सीआईएसएफ रूल के अनुसार मेंबर ऑफ द फोर्स को अरेस्ट करना क्या है, फोर्स कस्टडी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सीआईएसएफ में कौन सा रैंक बिना वारंट किसी की तलाशी ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेड कांस्टेबल एंड एबव। ये बिना वारंट के किसी की तलाशी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का दंगा कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा एक्ट सीआईएसएफ बल सदस्यों पर लागू नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये यानी कारखाना अधिनियम बल सदस्यों पर लागू नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 5 के अनुसार अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है अंडर विच सेक्शन सीआईएसएफ कैन सर्च समवन विदाउट वारंट, यानी किस सेक्शन के अंतर्गत जो सीआईएसएफ बल सदस्य है बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 12 के अंतर्गत ये ले सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ साथ उनका भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।